गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राहुल कुमार जैन और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स देखा जाए तो 12th का एक इजी चैप्टर आप लोगों को लगा होगा, जब लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। या टफ भी लगा था किसी को, एक्सेप्ट एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग, है ना। वहां पे जाके फंसते हैं हम लोग, उसकी भी हम बात करेंगे। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो किसी केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, किसी कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, तो काफी सारी चीजें होती है जो हम मालूम कर सकते हैं। कोई बता सकता है जैसे क्या क्या मालूम किया जा सकता है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पता लगाया जा सकता है, उसमें होने वाले हीट चेंजेस के बारे में, और जो आप सब लोग काफी लोग बोलना चाह रहे हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। और ऐसी भी कोई चीजें हो सकती है, ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी किया जा सके, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सके, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट द एप्रोप्रिएट टॉपिक टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों के बारे हम लोग पता लगा सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा, किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं। वन इज काइनेटिक्स एंड अदर वन इज थर्मोडायनामिक्स। वन इज काइनेटिक्स एंड अदर वन इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में किस तरह की चीजों के बारे में या किस तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया जा सकता है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां हम बल्क में डील करते हैं। मोस्टली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, या लगभग हम कह सकते हैं सभी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, वो बल्क के लिए डिफाइंड हैं, किसी इंडिविजुअल एटम के लिए या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड नहीं है। अकेले एक एटम का या अकेले एक मॉलिक्यूल का कोई टेम्परेचर नहीं होता है ना। तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि यहां पर जो भी स्टडी की जाती है वो किसके लिए की जाती है? बल्क के लिए। जबकि यहां पर हम किस पे बात करते हैं? एटॉमिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्मोडायनेमिक्स में पता लगाई जा सकती है, एनर्जी चेंजेस। और क्या हो सकता है बेटा? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपको केमिकल काइनेटिक्स से पता नहीं लग सकती है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए हमें कहा जाना पड़ेगा? थर्मोडायनामिक्स में। तो यहां पर हम बात करेंगे फिजिबिलिटी। लेकिन थर्मोडायनामिक्स फिजिबिलिटी के बारे में बता सकता है कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन वो क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हमें वापस से किस पे आना पड़ता है? केमिकल काइनेटिक्स पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए आना होगा। उसके अलावा हम बात करें और कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में, यहाँ थर्मोडायनामिक्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी जाती हैं, दे आर ऑल आर स्टेट डिपेंडेंट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे वो डिपेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ काइनेटिक्स में जिनकी भी हम बात करेंगे, दे आर पाथ डिपेंडेंट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट।
जबकि काइनेटिक्स में जो भी हम बात करेंगे दे आर पाथ डिपेंडेंट। और कुछ दिमाग में आ रहा है बेटा? तो एक बेसिक आइडिया यहां से हमें लगता है, एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, हालांकि उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम खुद से अब ये डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द रेट ऑफ अ रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ रहा है सब लोग? ठीक है, ये लिखना चाहे लिख लें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लेते हैं कि क्यों हमें दोनों टॉपिक्स की पूरी स्टडी करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कहीं से एडवर्टाइजमेंट देखा, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायमंड्स आर फॉर एवर। और पहले आप लोगों ने तो नहीं देखा हुआ, पहले का एडवर्टाइजमेंट आता था डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा है सदा के लिए, इस तरह का कुछ है ना। अब ये सोच के आपने हीरा खरीद लिया कि इसका कुछ डीके नहीं हो रहा है, कोई कोरोजन नहीं हो रहा है और हमेशा के लिए रहेगा। फिर आप लोगों को किसी मेरे जैसे टीचर ने पढ़ाया कि थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो डायमंड से ग्रेफाइट के कन्वर्जन के लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब विजिबल प्रोसेस है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो डायमंड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रेफाइट में। आपको लगा डर कि इतना महंगा डायमंड हमने परचेज किया एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, धीरे धीरे कोयला हो जाएगा। ठीक है, आपने सेल आउट कर दी। ठीक है, फिर बाद में आप केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में बैठे और आपको पता लगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस एंड मॉडरेट रेट रिएक्शंस। और आपने देखा उसमें एग्जांपल कि जो डायमंड से ग्रेफाइट के कन्वर्जन की रेट है वो इतनी स्लो है कि ये कन्वर्जन होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। समझ में आ रही है बात? नुकसान हो गया ना? तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आधी इंफॉर्मेशन हमेशा नुकसान देती है। आगे बढ़े बेटा, है ना? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वैसे तो रिएक्शंस को क्लासिफाई करने का अलग अलग क्राइटेरिया है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये एक अलग टाइप हुआ। उसके अलावा अगर अपन देखें थर्मोडायनेमिकली, तो रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी एब्जॉर्ब हुई उसके बेसिस पे हम रिलीज के बेसिस पे एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, उसके बेसिस पे बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं हम, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ? ऐसी रिएक्शंस जिसको कंप्लीट होने में ईयर्स और 1000 ईयर्स का टाइम लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट। इतना टाइम इनको कंप्लीट होने में लग रहा है। सब लोग सुन पा रहे हैं बेटा? और ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन पा रहे हैं? सभी लोग हमारे साथ में वो लोग भी हैं बेटा? यहाँ पे बीच में है, पीछे नहीं देखना बेटा। ठीक है, मंथ्स और ईयर्स उनको कंप्लीट होने में लग रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली बताओ क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि इस तरह की रिएक्शंस की डिटेल में जाया जाए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको एक डायमंड दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने कहा कि इसके डीके की रेट पता लगा के आओ कि टाइम के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है, कितना डीके हो रहा है, कितना परसेंटेज डीके हो रहा है, ये पता लगा के आना। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास आ जाना। तो बेटा ये पहली बात तो अगले दिन ही क्लास नहीं आएगी, डायमंड मिला और बस, ठीक है।
और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करें कि उसमें ईयर्स या फिर मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकली इन रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और जो रटा हुआ एग्जाम्पल होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन और कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। और क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ H2O from H2 and O2 under normal circumstances without catalyst। मतलब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है कुछ अमाउंट में और ऑक्सीजन तो है ही, तो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइन करके क्या बनाते रहते हैं? H2O। यहाँ कंबशन की बात नहीं कर रहे हैं हम और ना ही किसी कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस, इनको केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग नहीं डील करेंगे। उसके अलावा हम बात करें वेरी फास्ट रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻8 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। इतने कम टाइम में वो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। मतलब रिएक्टेंट से किस में कन्वर्जन हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शंस। हाँ, तो कहां थे हम लोग? वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस में क्या हुआ बेटा? ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में 10⁻⁶ टू 10⁻⁸ सेकंड्स का टाइम लग रहा है। और ये इतना कम टाइम है कि अभी तक कोई ऐसा एपरेटस हमारे पास नहीं है कि इतने कम टाइम में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन में हम टाइम के साथ होने वाले कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाए। इसको आप इमेजिन करके देखें कि दो बीकर हमारे पास है, दोनों में रिएक्टेंट्स है, और इनको जैसे ही हम मिक्स करके, और बीकर को आपने सीधा भी नहीं किया, उसके पहले उसके अंदर क्या हो गया है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो ऐसी रिएक्शंस में टाइम के साथ होने वाले कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस को हम पता नहीं लगा सकते। तो दीज रिएक्शंस आर आल्सो नॉट स्टडीड अंडर केमिकल काइनेटिक्स। दीज आर मोस्टली आयनिक रिएक्शंस। दीज आर मोस्टली आयनिक रिएक्शंस। जैसे कि हम बात कर ले यहां पर NaOH प्लस HCl, क्या बन जाएगा बेटा? NaCl और H2। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की बात कर लें, AgNO3 प्लस KCl मिला दें, क्या बन जाएगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? KNO3। कोई बता सकता है इन रिएक्शंस का फास्ट होने का क्या रीजन है? इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत स्ट्रांग है। और देखो बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है? पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है। फिर उसके बाद में नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हमने क्या लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे ही हमने इनको वाटर में डिसॉल्व कर रखा है तो ये ऑलरेडी किस में है? डिसोसिएटेड फॉर्म में है। अगर हम NaOH की बात करें तो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? Na प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। HCl किस में है? H प्लस प्लस Cl माइनस की फॉर्म में है। ठीक है, अब जब इन दोनों को हमने मिला दिया है, तो जब इन दोनों को मिलाया है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए यहां पर। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है? कौन कौन पास में आ रहे हैं? Na प्लस और Cl माइनस, दोनों पे क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये तेजी से पास में आएंगे और क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इसीलिए आयनिक रिएक्शंस जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में है,
और जो प्रोडक्ट हमारा बनना है वो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रैपिडली कंबाइन होगी, क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो अब सवाल ही उठता है कि फिर कौन सी रिएक्शंस को पढ़ा जाए? मॉडरेट रेट रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स का या कुछ आवर्स का टाइम लगता है, उन रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये लिखना चाहते हैं लिख लें एक बार, है ना। हाँ ठीक है बेटा, लिख लिया क्या सब लोगों ने? कुछ फास्ट या स्लो तो नहीं हो रहा है किसी तरह से, या ठीक चल रहा है? ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मॉडरेट रेट रिएक्शंस। और इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, मिनट्स और आवर्स। फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ H2O2, क्या बनता है, H2O और O2। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2O2 का? वैलेंसी फैक्टर विद इज नॉट विद द साइन, सिर्फ एक वैल्यू होती है। कितना लोगों को लगता है 1 है? ऐसे ही बेटा, अभी ऐसे टॉपिक नहीं है, रैंडमली एक सवाल आया सामने, H2O2 आया तो याद आया। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन इज 1। डिस्प्रोपोर्शनेशन में 1 होता है, ऑक्सीडेशन में 2, और रिडक्शन में भी 2। इफ वी आर कंसीडरिंग H2O2 to H2O, then we will say valency factor is 2. if we are considering only H2O2 से O2, तो फिर हम बोलेंगे 2। लेकिन अगर इस कंप्लीट रिएक्शन में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए then it is 1, है ना, वो that is different topic। हाँ, तो इसका डिकम्पोजिशन है that is also a moderate rate reaction, या फिर हम कह सकते हैं N2O5 जो है इसका डिकम्पोजिशन जो है that is NO2 plus O2, और हम कह सकते हैं 2HI gives H2 plus I2. These all reactions are moderate rate reactions, and these reactions or these type of reactions will be studied under chemical kinetics. ठीक है, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बेटा, वैलेंसी फैक्टर है ना, यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं बेटा। ये तो हमें पता लग गया कि किस तरह की रिएक्शंस को पढ़ना है हमें, मॉडरेटेड रिएक्शंस को, और उनमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। सॉरी, rate of a reaction is maybe also called as velocity of reaction, ये भी कह सकते हैं हम, या इसी को हम कह सकते हैं
स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी इसे कहा जा सकता है। ये इसलिए बेटा क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन हम समझने वाले हैं वो इन्हीं टर्म से समझने वाले हैं। स्पीड की डेफिनेशन बता सकता है कोई? व्हाट इज स्पीड? कोई भी ऐसे नहीं बेटा, कोरस में नहीं, कोई भी ऐसे। एंड्रिस, हाँ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वाला वेलोसिटी नहीं हो जाएगा? बैठो बैठो। अच्छा, तो एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे नहीं जाके कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म हम यूज में ले रहे हैं यहां पर, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड। अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में बात नहीं करें, नॉर्मल हम बात करें तो जैसे अपन मास और वेट की बात नहीं करके सिंपली कोई भी टर्म यूज में ले लेते केमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसे यहां पर भी हम सिर्फ इतनी सी बात करें, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बिल्कुल वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ डिस्टेंस कहाँ है? डिस्टेंस नहीं है तो कुछ और चीजें हमारे पास है। कुछ और चीजें मतलब कोई भी जो कंटेनर में आपने सब्सटेंस लिया है, उस सब्सटेंस का अमाउंट या उसको क्वांटिटेटिवली किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटिटेटिवली फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली मैंने 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई गैस भरी थी और अब कितनी है, 3 एटमॉस्फेरिक वो पर्टिकुलर गैस है, 3 एटमॉस्फेयर पे वो है। एक ये बात हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं इनिशियली मैंने 5 मोल्स लिए थे और अब कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज के, 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। ये भी कह सकते हैं। और क्या कहा जा सकता है? वॉल्यूम की बात कर सकते हैं कि इनिशियली 5 लीटर्स था, अब कितना है, 3 लीटर्स। तो इसको कैसे डिफाइन करें बेटा? कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन दे सकता है? चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड change in pressure with respect to time, change in number of moles with respect to time, change in volume with respect to time. So can we say that change in any measurable parameters with respect to time, change in any measurable parameters with respect to time? अब आप लोगों में से कुछ लोग कह देंगे कि सर कभी हमने वॉल्यूम के टर्म्स में तो रेट ऑफ रिएक्शन देखी नहीं, इतने लीटर्स पर सेकंड, तो दैट मे बी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट जो मोस्टली हम लोग यूज में लेते हैं वो लेते हैं या तो गैसेस या फिर लेते हैं सॉल्यूशंस। गैसेस के लिए क्या काम में लिया जाता है? प्रेशर। सॉल्यूशंस के लिए क्या काम में लिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशंस। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है वो मोस्टली कहां यूज में आती है? इसी को क्या बोला जा सकता है? चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन ऐसी नहीं हो सकती कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये दो डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली यूज डेफिनेशंस क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो यहां बात करते हैं with respect to concentration. तो rate of reaction is change in concentration of reactant or product with respect to time. फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने यहां पे ली है जहां पे R एक रिएक्टेंट है और P क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है।
ठीक है, तो बेटा इनिशियली फॉर एग्जांपल हमने क्या माना, और बेटा देखो ध्यान हमें यहाँ पर देना है, हो सकता है ये चीजें हमने 12th में पढ़ी हैं या प्रीवियस जो भी सेशन रहा हो हमने उसमें पढ़ी हैं, बट काफी सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें टाइमली क्लियर करने जरूरी रहते हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा आसान चल रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा है बेटा, लेकिन यहीं से जब हम अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे तो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आने वाले हैं, और जो गलतियां हमारी होने वाली हैं वो यहीं से, जो बेसिक्स हैं वही अगर हमारे खराब रहेंगे तो फिर अच्छे क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए जहां पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को और पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, इनिशियली मान लो हमने क्या माना कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट हमने लिया है, और जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी तब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 1 1, तो इसके 1 मोल के कंज्यूम होने पे इसका कितना बनता है 1 मोल। ये इस पार्ट में कोई दिक्कत किसी को, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले पार्ट में भाई यहां अगर मान लो 2 होता तो हम क्या बोलते कि इसके 2 मोल जब कंज्यूम होंगे तो इसका कितना मोल बनेगा 1, लेकिन अभी दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या लिए हुए 1। ठीक है, तो मान लिया हमने कि इनिशियली 1 मोल हमने लिया था, और जब ये खत्म हो जाएगा तब कितना प्रोड्यूस होगा इसका 1 मोल, और इसका कितना रह जाएगा 0। लेकिन हम कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि किसी T1 टाइम पे हमने देखा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जितनी भी हमें कॉन्सेंट्रेशन मिली हमने क्या लिख दिया इसको R1, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T1 टाइम, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमने मेजर की, ये क्या मिल जाएगी हमें P1। फिर कुछ देर बाद हमने T2 टाइम इंटरवल पे पता किया, सॉरी T2 टाइम पे पता किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने लिखा R2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने लिखा P2। ठीक है, बताओ कौन ज्यादा होगा P1 या P2? अरे पता है हमें, कैसे नहीं पता, रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शंस, इनिशियली 1 मोल ऑफ R इज टेकन, और टाइम जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे बताओ रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, P1 विल बी ग्रेटर और P2 विल बी ग्रेटर, ऑब्वियसली P2। किसी को डाउट है, किसी को लग रहा है P1 शुड बी ग्रेटर, या समझ नहीं आया? जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा तो कुछ टाइम पहले P1 कम बना, और टाइम निकलेगा तो P और ज्यादा बनेगा, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1, देन ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर R1 और R2? R1 इज ग्रेटर, क्लियर है? अच्छा चेंज पता लगाया जाए, तो हमारे पास एक टाइम इंटरवल हो गया यहां पर, तो चेंज कितना है यहां पर, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा ये ध्यान रखना, दिमाग में रख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब बताओ क्या ये नेगेटिव रिजल्ट दी? चेंज क्या होता है, हमेशा चेंज को मत बदल लेना कि इनिशियल माइनस फाइनल कर दे, नहीं नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम बताओ, फाइनल इज R2, इनिशियल इज divided by T2 minus T1, बताओ it will give us a negative value or a positive value? Negative, because R2 is smaller than R1। तो आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्या मिलेगा नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव मिल रहा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। इसीलिए जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो एक नेगेटिव साइन हम अपनी तरफ से यहां पर लगा देंगे, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों आता है ये क्लियर है सबको? अच्छा अगर यही बात हम करें रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं हम, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। बताएं बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा? ऑनलाइन वाले बच्चों में बता देंगे कोई? स्मृति, पॉजिटिव वैल्यू देगा, बताओ नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखें रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो या प्रेशर हो या नंबर ऑफ मोल्स हो, फॉर्मूला में नेगेटिव साइन हमें अपनी तरफ से लगाना है, क्योंकि अच्छा एज्यूम करो ये गैसेस है मान लो, और प्रेशर की बात करें
तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा वैसे वैसे पी का प्रेशर बढ़ेगा, देन ऑब्वियसली P2 विल बी ग्रेटर देन P1 ऑलवेज। और यहां भी अगर प्रेशर की टर्म्स में बात करेंगे तो R1 ज्यादा रहेगा, R1 छोटा रहेगा। क्लियर है क्या? R1 ज्यादा रहेगा, R2 छोटा रहेगा। क्लियर है? पक्की बात है सबको? ठीक है, तो हमने लिखा है यहां पर P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये विद द नेगेटिव साइन, और ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक बेसिक सी बात की हमने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है ना, दैट इज चेंज इन any of the measurable parameters of reactant or product with respect to time. They may be concentration, they may be pressure, they may be number of moles, or it may be volume, but mostly it is used in terms of concentration and pressure. ये नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अब इसमें बात करते हैं बेटा आगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, अभी के लिए नहीं है, ये वैल्यूज आप नोट कर लेंगे, इनको आपको याद करके आना है। log 1 0, log 2 0.30, log 3 0.48, log 4 0.60, log 5 0.70, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.96 यूज में लेंगे हम लोग, log 10 इज 1। ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। इनको कैसे यूज में लेना है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, बट ये सब लोगों को याद होनी चाहिए। अगर ये याद कर लिए बेटा, तो काइनेटिक्स में जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा एश्योरेंस है आप लोगों को। लेकिन ये याद होनी चाहिए वैल्यूज। अच्छा, याद सिर्फ ऐसे नहीं होनी चाहिए, दो बोथ साइड्स याद करनी है अपने को। कैसे? कि log 3 कितना है? 0.48। तो एक इस तरह से भी याद रखें कि 0.48 किसका लॉग था? 3 का, है ना? अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो अपने आप याद हो ही जाएगा, नहीं होता है याद, है ना? और ये जो रिवर्स याद करके हम क्या सीख रहे हैं, इनडायरेक्टली एंटी लॉग सीख रहे हैं। फॉरवर्ड में याद करके हम क्या सीख रहे हैं? लॉग, और रिवर्स में एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग कंप्लीट किसी भी तरह से आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बस जब भी नेक्स्ट टाइम हम ये डिस्कशन करें लॉगरिथम का, तो आप लोगों को ये सारी वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए, उसके आगे का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड में भी आप लोगों ने या वेलोसिटी में भी आप लोगों ने दो तरह की वेलोसिटीज पढ़ी होंगी, पढ़ी क्या कभी? कौन कौन सी? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल वैसे ही यहां भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो आप लोगों से बात कर लें थोड़ी, कोई बताएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जा सकता है? किसी? बिल्कुल बिल्कुल। और when rate of a chemical reaction is determined for a given interval of time, a finite interval of time। एक टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ होना चाहिए कि 0 से 5 मिनट्स के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। तो क्या आपके पास एक इंटरवल है ना? तो अब ये डेफिनेशन तो भी समझ में आ जाएगी आप लोगों को, लेकिन जब दूसरी डेफिनेशन हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब डाउट आएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं गिवन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा ये जो हमने
रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, या हम जिसको बोल सकते हैं आर एवरेज, तो जो हमने लिखा है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर हम लिखते हैं माइनस ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज इंस्टेंट, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज ही है क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल था कि नहीं? अरे बोलो भाई, था। एक फाइनाइट टाइम इंटरवल था, तो जो हमने स्टडी किया अभी तक वो सारा क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो दूसरा है दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कोई बता सकता है? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलो पता लगाते हैं। दिस इज concentration of reactant versus time। ठीक है, और हमें कुछ इस तरह से कर्व मिल रहा है। अब अगर हम यहां एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, एवरेज के लिए ग्राफ को देखें, तो फॉर एग्जांपल ये कितना है? T1 टाइम। T1 टाइम पे हमने मालूम किया कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज R1। ठीक है, T2 टाइम पे अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल रही है? दिस इज R2। बताओ, क्या एक इंटरवल मिल गया हमको? और क्या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया? क्या यहां से समझ में आ रहा है कि R1 बड़ा है, R2 छोटा है? अच्छा, एक और बात, अगर यही ग्राफ हम प्रोडक्ट के लिए बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से कह सकते हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम T1 टाइम पे बात करें, दिस इज T1, दिस इज P1। और T2 टाइम पे बात कर लें, दिस इज T2, और इसको कह सकते हैं हम दिस इज P2। बताओ कौन बड़ा है? P2 बड़ा है या P1 बड़ा है? P2 बड़ा है, P1 छोटा है। ये डिफरेंस मिल गया, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब सवाल क्या है यहां पर? इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या बोला? एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान लो ये 0 सेकेंड्स हैं, ये 15 सेकेंड्स हैं, ये 30 सेकेंड्स हैं, और फर्दर आगे टाइम प्रोसीड कर रहा है। तो यहां तो हमें टाइम इंटरवल मिल गया कितने सेकंड्स का? 15 सेकंड का। बोलो भाई, अरे समझ में आ रहा है क्या? टेक्निकल पार्ट यहाँ पे है ना, ध्यान देंगे। ये टाइम इंटरवल हमें यहाँ मिल गया, और यहाँ उस टाइम इंटरवल में होने वाला कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी पता लग गया, तो हमने दोनों को डिवाइड करके और फॉर्मूला से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर ली। लेकिन जैसा कहा गया फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अब आपसे कहा गया कि t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे क्या है? t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो मान लो ये 15 नहीं 30 है, लगभग यहाँ पे क्या होगा? 20। इस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला और पता लगा, कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई। बताओ रेट कैसे निकाले? समझ में आ रही है क्या बात? रेट का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। वेयर इज टाइम टेकन? ये तो सिर्फ एक टी मिला है, डेल्टा टी नहीं मिल रहा है। यहां पे सिर्फ क्या मिला है? कॉन्सेंट्रेशन मिली है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिली है। क्लियर है क्या? तो इंस्टेंटेनियस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते, करेंगे बेटा कैलकुलेट, क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करें फिर समझें। तो प्रॉब्लम क्रिएट कहां हुई? यहाँ पे, कि डिफरेंस ही नहीं है हमारे पास। तो डिफरेंस होगा तभी तो डेल्टा रखेंगे, तभी तो डेल्टा की वैल्यूज पुट करेंगे, और तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस निकालने में दिक्कत क्या आ रही है, और इंस्टेंटेनियस एग्जैक्टली क्या है वो समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? प्रियंका। और आपका? काजल। प्रियंका और काजल जो है वो कार लेके निकलते हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, आती है दोनों में ड्राइव? मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे बेटा, केमिस्ट्री एज्यूम करते हैं हम लोग। एज्यूम दिस इज अ कंटेनर, है ना, और देयर इज NaCl इन इट। ओके, तो मान लिया कि इन दोनों ने कार ड्राइव करना स्टार्ट किया शार्प 5 PM, और 7 PM पे इन लोगों ने 120 किलोमीटर दूर ये लोग पहुंच चुके हैं 7 PM पे। ठीक है, अब बताओ मुझे स्पीड क्या है इनकी?
अरे 2 घंटे में इन लोगों ने 120 किलोमीटर कवर कर लिया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या? बट इट इज एवरेज स्पीड। कोई भी कार ऐसी नहीं है जो बिल्कुल शार्प 5 पे इन्होंने स्टार्ट की और 60 किलोमीटर की स्पीड से शुरू हो गई। फर्स्ट गियर डाला होगा, 10, 15, 20, हो सकता है 120 पे भी चलाई हो इन लोगों ने, कहीं रेड लाइट पे रुक गए हो सकता है कि किसी जंगल वाले इलाके से निकले हो, रास्ते में कुछ गाय भैंस वगैरह खड़ी हो बेटा, है ना, रुक भी गए हो तो, बट in overall they managed to complete the distance of 120 kilometers in 2 hours. So time interval is 2 hour, distance covered is 120 kilometers, so their speed, average speed is 60 kilometer per hour. अब बेटा आपका नाम क्या? समीमा ने कॉल किया प्रियंका को 6:15 और 13 सेकंड पे और पूछा अब भी मीटर में देख के बताओ स्पीड क्या है, बताओ क्या हो सकती है? गॉड नोज। मे बी ये लोग कहीं रुके हुए हो रेड लाइट, मे बी अच्छा रास्ता नहीं हो, 20 किलोमीटर पे चल रहे हो, मे बी हाईवे पे 120 पे चल रहे हो। दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रही है बात? तो क्या जरूरी है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम रहे? कोई जरूरी नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एवरेज का मतलब फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है कि हमने तो यहाँ पे एक रफ स्पीड कैलकुलेट की कि 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में जो चेंज आया उसको अपन ने डिवाइड कर दिया गिवन टाइम से, तो एक एवरेज चेंज हमें पता लग गया। और फिर जब हमने देखा यहाँ पर t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स पे, तो क्या जरूरी है कि 20 सेकंड्स पे जो स्पीड निकल के आएगी वो सेम होगी जो हमने एवरेज निकाली है? नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें क्या करना है वो आगे समझते हैं हम लोग। ये डिफरेंस समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, ठीक है। तो दूसरी जो टाइप है यहां पर, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम समझते हैं बेटा किसी ग्राफ की हेल्प से, है ना। तो उसको डिफाइन कर दें, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और ग्राफ की हेल्प से इसको देखते हैं बेटा हम लोग। और वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये हमें इस तरह से ग्राफ देखने को मिला है। शिवांगी बेटा आप लोग चेक करें अपना नेट कनेक्शन, वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल टू ऑल। ये मिटा दें बेटा इधर वाला, है ना। अच्छा इधर ध्यान देंगे बेटा आप, है ना, लिखना बंद कर देंगे और इधर ध्यान देंगे। एवरेज वाला तो देख लिया हम लोगों ने, तो उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की, यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट 6:15 और 13 सेकंड पे जब समीमा ने कॉल किया, तो हमने देखा कि यहाँ हमने भी कॉन्सेंट्रेशन चेक कर ली, तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई कॉन्सेंट्रेशन की। लेकिन अब सवाल हमारे पास ये है कि जब तक कि हमारे पास एक डिफरेंस नहीं होता, डेल्टा नहीं है, चेंज नहीं है, हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, हम लोग पहुंचे यहां, ये टाइम मान लो, ठीक है, तो ये टाइम और ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता लगी, तो एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल एज्यूम कर लिया जाता है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल समझ गए क्या? बिल्कुल छोटा, रीचिंग टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल जो है वो यहां एज्यूम कर लेते हैं, जिसको हमने क्या कहा है,
dt। और इस इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम जो टाइम पीरियड है इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो चेंज आया है कॉन्सेंट्रेशन में, दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, और इसको क्या लिख देंगे, dr। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ कि फॉर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम पीरियड इन्फिनिटेसिमल स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज एज्यूम्ड, तो हम यहां पर लिखेंगे r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाय dt, और ये नेगेटिव साइन बिकॉज वी आर टॉकिंग विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और अगर विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बात कर रहे हैं तो इट इज dp डिवाइडेड बाय dt विद द पॉजिटिव साइन। क्लियर है बात? पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या कर लिया जाता है बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जाती है। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप पता लगाया जाएगा। ये टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और इसका स्लोप पता लगाया जाएगा। अच्छा, ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव की नेगेटिव की समझ नहीं आया। तीन ऑप्शन है, ए बी एंड सी, पॉजिटिव नेगेटिव या समझ नहीं आया। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले और सी वाले। जब भी ग्राफ डाउनवर्ड्स हो, जब भी वैल्यू डिक्रीजिंग हो, स्लोप इज नेगेटिव, और जब भी वैल्यू इंक्रीजिंग हो, ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन स्लोप इज पॉजिटिव। दिस ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो बेटा इसका स्लोप जो है इसको भी क्या कहा जा सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन ओनली पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो क्या लिख सकते हैं हम, नेगेटिव ऑफ स्लोप। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, और वो पढ़ाएंगे तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, कितनी पढ़ी है, थोड़ी बहुत। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, सुना है क्या बेटा ऐसा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस 10, और 10 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, अगर इसको थीटा एज्यूम किया है तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो इट इज dr डिवाइडेड बाय dt, dr डिवाइडेड बाय dt। तो it can be also called as tan theta, negative of tan theta। is that clear to all of you? अच्छा, और अगर हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, है ना, तो यहां जब हमने नेगेटिव लगाया है तो फिर इसको हटा देना चाहिए हम लोग। प्रोडक्ट के केस में भी बात कर लेंगे, इसको लिख लें फटाफट पहले, है ना। बेटा एक और जो राइम आया है, निमोनिक आया है आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स की तरफ से, सुदीक्षा लिखती हैं पाकिस्तान बर्बादी पे हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला है वो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान बर्बादी पे हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रख लेंगे बेटा, है ज्यादा अच्छा लग रहा। कोई डाउट बेटा यहाँ पे किसी को, आगे बढ़े? ठीक है, जिन लोग को रिएक्टेंट वाले केस में कुछ डाउट रह गया हो बेटा, वो प्रोडक्ट वाले केस में ढंग से समझ लें एक बार, फिर से वही सारी चीजें होने वाली हैं।
वही हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब की बार यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, 0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मान लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टी टाइम पे हम लोग पता लगाना चाहते हैं, तो उस टी टाइम पे क्या कर लेंगे हम लोग, पता लगाएं पहले तो वैल्यूज क्या आ रही है कॉन्सेंट्रेशन की। तो दिस इज dp डिवाइडेड बाय dt। और दूसरा तरीका क्या है, यहां पे क्या कर लिया जाए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जाए। मान लेंगे ये सीधी लाइन है, ठीक है ना, और इस टेंजेंट के लिए अगेन टेन थीटा, और बताओ अगेन वही बात आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अब की बार स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में अगर अपन आर इंस्टेंटेनियस को लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो पहली बात तो क्या आ जाएगा, डीपी डिवाइडेड बाय dt, या फिर क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इतनी बात। दोनों में कोई जो डिफरेंस है वो क्लियर है सब लोगों को, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। ठीक है, देखिए बेटा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इस तरह का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस पे जो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन मिल सकता है हमको, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है, या इस तरह से कुछ कर्व आपको बना के दिया हुआ है, और ये कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 2.0, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, इस तरह से वैल्यूज दी रखी है ना बेटा। जिन लोग को नहीं दिख रहा ऑनलाइन वालों को बेटा वैल्यूज बोल रहा हूं मैं, 2.0, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.2 का डिफरेंस हमने लिया हुआ, और टाइम जो है वो हमने लिया 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से लिया हुआ है। अब मान लो आपको कहा जाए कि एट टी इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स, अच्छा एवरेज निकाल सकते हो क्या रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो भैया एवरेज निकाल सकते हो क्या आप। यहाँ पे 0.4 पे, 0.4 कब हुई, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 0.4 कॉन्सेंट्रेशन कब हुई हमारी, 70 सेकेंड्स पे हो गई। तो टाइम कितना लगा, 0 to 70, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लेंगे, 2.0 में से 0.4 माइनस कर देंगे, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये समझ में आ रहा है क्या, एवरेज कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है। आपसे कह दिया जाए टी इज इक्वल टू 35 पे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अब क्या करेंगे, अब हम एक स्केल लेंगे, स्केल लेके यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट का स्लोप पता लगा लेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप पता लगा लेंगे। स्लोप कैसे पता लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में वैल्यूज चले जाएंगी, यहां पे कितनी वैल्यू है 0.6, और यहां पे क्या मान लें अप्रोक्सीमेटली 1.1 मान लें, बोलो भाई यहां पे कितनी आ जाएगी वैल्यू 1.1 अप्रोक्सीमेटली, और यहां पे कितनी आ रही है 0.6, डिफरेंस कितना आया 0.5 का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यहां पे कितना है 20, यहां पे कितना है, फॉर एग्जाम्पल हम कहा यहां पे कितना आ रहा है 50 ले लें, रफली 50 ले लिया जाए, तो 20 से 50 में डिफरेंस कितना है टाइम का 30, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज द आर इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स। बोलो भाई, फिर से शुरू करते हैं वापस से। आपको ये ग्राफ बना के दिया हुआ है और आपसे कहा गया है फाइंड आर इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स, इंटरवल नहीं है,
t इज इक्वल टू 35 दिया, 35 पे आप गए, आपने स्केल रखा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हम इस पॉइंट पे चले गए जहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमने ट्राइंगल बना लिया, और टेन थीटा में निकालना है, दैट इज y बाय एक्स, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों पॉइंट्स पे देख लो कितना आ रहा है, इधर 1.1 इस पॉइंट पे मिल रहा है, और यहाँ कितना मिल रहा है 0.6, डिफरेंस कितना आया 0.5। टाइम इंटरवल लेना है, यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना है 50, डिफरेंस कितना आया 30। तो दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो उस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको पहले से पता था कि आप गलती करेंगे। ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अपन, बताओ फाइनल कौन सा है यहाँ पे, 1.1 या 0.6? 0.6। फाइनल इज 0.6, इनिशियल इज 1.1, डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव। इसीलिए फॉर्मूला में ऑलरेडी क्या लगाया गया है, नेगेटिव लगाया। तो इसीलिए अगर हम यहां पर आर इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस ऑफ डी आर, रिएक्टेंट की टर्म्स में माइनस ऑफ डी आर बाय डी टी, या फिर नेगेटिव ऑफ टेन थीटा, या फिर नेगेटिव ऑफ स्लोप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, मिटा दें, लिख लो एक बार फटाफट से। कल से आपकी क्लास की टाइमिंग्स में थोड़ा सा चेंज है, एक बार देखते हुए जाएंगे, है ना, नोटिस बोर्ड पे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा ड्यूरेशन इधर उधर है बस, है ना, चिंता नहीं करेंगे बिल्कुल। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज अब आप लोग को तो समझ में आ गई है, मुझको भी समझा दो थोड़ा सा। ये रिएक्शन आपको दे दी, 2A गिव्स B, और आपको कहा गया कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आपको दे दी गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। ध्यान से सुनेंगे, एक ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आपको दे दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? बोलो भाई, अरे बोलो, सीखा है हम लोगों ने, निकाल सकते हैं? तो जोश में बोलो फिर बेटा, ऐसे नहीं, मतलब एनर्जी नहीं है तुम लोगों में। नहीं नहीं, एक साथ बोलेंगे, 3 पे, है ना, 1 2 3। बिल्कुल, लेकिन नहीं निकाल सकते, जितना अभी तक हमने सीखा है उस बेसिस पे हम लोग नहीं निकाल सकते। क्या दिक्कत आएगी?
क्या डिफरेंस है अभी तक जो हमने सीखा है और ये जो यहाँ लिखा है उसमें? अरे हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कितने एज्यूम किए थे? 1, लेकिन यहाँ ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए हमने कॉमन चीज सीखने का सोचा है। तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देखेंगे फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो, चाहे 1/2 हो या 3 हो, 1/3.7 कुछ भी दिया हुआ हो, तो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर पाए। तो हेडिंग नोट करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of rate of reaction। अच्छा, इसको सीखा जाए उसके पहले एक छोटी सी बात कर लें, मतलब ठीक है करना जरूरी रहती है, वैसे हम लोग को आती है। दैट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ बेटा क्या यूनिट हो सकती है? ऊपर क्या है? चेंज इन एनी मेजरेबल पैरामीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। अब बताओ, नीचे तो हमेशा क्या आएगा? टाइम। और ऊपर क्या क्या आ सकता है? मोल आ सकता है, या फिर मोल पर लीटर अपॉन टाइम आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? ऊपर अगर प्रेशर लिया तो एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम वाली यूनिट्स या वॉल्यूम वाली कैलकुलेशंस या उसके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी? मोल पर लीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन एटमॉस्फेयर या चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, टाइम की यूनिट क्या क्या हो सकती है? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, और इस चैप्टर में तो आपको डेज भी देखने को मिल जाएंगे या ईयर्स भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो डिपेंड्स, मोस्टली क्या यूज में लेते हैं? सेकेंड्स। अच्छा, इसमें जो टेक्निकल पार्ट है वो ये किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। मतलब आपको कोई गैसियस रिएक्शन दे रखी है मान लो, है ना, और गैसेस के लिए प्रेशर भी पता लगा सकते हैं हम, और कॉन्सेंट्रेशन भी पता लगा सकते हैं। बोलो पता है ऐसा? गैसेस के लिए प्रेशर भी पता लगाया जा सकता है और कॉन्सेंट्रेशन भी। अब मान लो गैस के लिए डेटा आपको सारा किस में दिया हुआ है? प्रेशर का। और जो यूनिट है वो किस में पूछी गई है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट में। तो फिर किस तरह से कन्वर्ट करना है देख लेते हैं। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन सब जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू, और क्या पी को क्या लिख सकते हैं? एन बाय वी आर टी लिख सकते हैं क्या? मतलब पी को क्या लिखा जा सकता है? सी आर टी। सी क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर प्रेशर में आपको वैल्यू पता लगानी है, मतलब प्रेशर की यूनिट्स में वैल्यू पता लगानी है, तो ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट दे रखी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आरटी से। और सिमिलरली अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो पी डिवाइडेड बाय, कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको? बताओ, ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? मोल पर लीटर पर मोल पर लीटर में या एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में आ रही है ना। मतलब अगर आपकी यूनिट किस में है? मोल पर लीटर पर सेकंड में या मोल पर लीटर टाइम में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? आरटी से। किस में आ जाएगी? प्रेशर की टर्म्स में। और अगर आपकी यूनिट किस में है? एटमॉस्फेयर पर सेकंड में, किस में बदलना है? मोल पर लीटर पर सेकंड में। किससे डिवाइड कर देंगे? आरटी से। तो अगर मोल पर लीटर पर सेकंड से एटमॉस्फेयर में आना है, बताओ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय आरटी, और इधर डिवाइड बाय आरटी। समझ में आ गई क्या बात? आर की वैल्यू क्या रखोगे? 0.082, क्योंकि प्रेशर किस में है? एटमॉस्फेयर में। तो फिर आर की यूनिट भी किस में होनी चाहिए? एटमॉस्फेयर की टर्म्स में होनी चाहिए। तो आर शुड बी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर है क्या? और ये भी याद रख लें, आगे भी काम आएगा काफी सारे चैप्टर्स में। 1/r की वैल्यू जो है अगर यहां से रख रहे हैं हम, दैट इज 12.18।
भाई जब डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही हो सकता है कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ करना पड़ रहा हो कहीं पे, तो 1/r मतलब 1/0.082 इज 12.18। यूनिट कन्वर्जन बताते हैं बेटा, इसी को ले लेते हैं अभी अपन डिटेल में आगे। एक बार लिख ले जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अपन ले लेते हैं यूनिट कन्वर्जन समझने के लिए। ए गिव्स बी, ए भी गैस है, बी भी गैस है, और मान लो T इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर, और T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसका प्रेशर रह गया 3 एटमॉस्फेयर, है ना। तो टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स का, प्रेशर में कितना चेंज आया 2 एटमॉस्फेयर का। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता लगाएंगे तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा क्या? अरे बोलो भाई, 0.4। यूनिट क्या लगाएं? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। प्रेशर किसमें था? एटमॉस्फेयर में, और टाइम किसमें? सेकेंड में। तो 0.4 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो ऑप्शंस दे दिए गए हैं बेटा, वो ऑप्शंस कोई भी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में नहीं है, सारे ऑप्शंस किसमें है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको कह दिया गया कि दिस इज एट टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है। अब क्या करना है आपको? हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, या फिर पी इज इक्वल टू क्या होता है? सीआरटी। ठीक है बेटा यहां तक? अच्छा, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? ये वैल्यू किस में रिजल्ट देगी? एटमॉस्फेयर में। हमें रिजल्ट किस में चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो C इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आर टी। प्रेशर की टर्म्स में यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है? 0.4 डिवाइडेड बाय आर, और टी की वैल्यू दैट इज 0.082, और टेम्परेचर कितना है? 300। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट किस में मिलेगी? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। चेक करके देखें, है ना। इसकी यूनिट क्या है? 0.4 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रख रहे हैं हम यहाँ पे। आर की यूनिट क्या है? लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और 300 दैट इज टेम्परेचर। इसकी यूनिट किसमें है? बताओ भाई क्या होगा? ये कैंसल आउट, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसल आउट। अच्छा, ये लीटर ऊपर जाके क्या बनेगा? लीटर इनवर्स। ये मोल ऊपर जाके क्या बनेगा? मोल, और सेकंड इनवर्स ऑलरेडी है, तो यूनिट किस में आ गई? मोल पर लीटर पर सेकंड में। समझ में आ गई बात इतनी? तो इस तरह से हमें प्रोसीड करना है। इसका भी एक एग्जांपल मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल में भी है, एनसीईआरटी में भी है। ठीक है ना। और इसका वाइस वर्सा तो आप कर ही सकते हैं कि जब आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में दे रखा हो और प्रेशर की टर्म्स में निकालना हो, तो क्या कर देंगे? आरटी से मल्टीप्लाई। अभी क्या किया हमने? डिवाइड। उस टाइम पे मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर सबको बेटा? यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इसके लिए एक एग्जांपल ऐसा हम ले रहे हैं जो सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर लेगा। हम यहां पर ले रहे हैं ए
प्लस 2b gives 3c प्लस 4d। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया हमने कि कुछ रिएक्शन ऐसी हो रही है, 1 मोल ऑफ ए कंबाइन विद 2 मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी एंड 4 मोल्स ऑफ डी। मतलब अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 3 4 ले लिया हमने, और बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हमने ए भी ले लिया। अच्छा, यहां पे दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को that is it can be written as ROD, rate of disappearance, or rate of appearance, that is ROA। इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। कौन डिसअपियर होगा? रिएक्टेंट्स। अपीयर कौन होंगे? प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए काम में आएगा? रिएक्टेंट्स के लिए। रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए काम में आएगा? प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, यहां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात की जाएगी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है बताओ? ए रिएक्टेंट है, बोलो है। किसकी बात की जा रही है? रेट की बात की जा रही है। ए इज रिएक्टेंट और हम बात किसकी कर रहे हैं? रेट की। तो बताओ, चेंज अपॉन टाइम तो आएगा, साइन भी आएगा क्या? आएगा। रिएक्टेंट की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। तो दिस इज माइनस ऑफ डी ए, दैट इज इनफाइनाइट। डी किसके लिए काम में लेते हैं? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज के लिए। डेल्टा किसके लिए काम में लेते हैं? रिलेटिवली बिग चेंज के लिए। तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी टी, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है, मतलब विद नेगेटिव साइन आपको ये वैल्यू दी है, माइनस डी ए बाय डी टी आपको दिया हुआ है। क्लियर है? ये नेगेटिव कहीं परेशान नहीं करता है। कुछ लोग उलझ जाते हैं इसमें आगे जाके कि सर हमें माइनस डी ए बाय डी टी की वैल्यू दे रखी है और डीसी बाय डी टी की वैल्यू पूछी है, बताओ ये नेगेटिव का क्या करें? तो नेगेटिव तो इस नाम के साथ में है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का सिंबल एक्सप्रेशन क्या है पूरा? दैट इज माइनस डी ए बाय डी टी। बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ डीबी ओवर dt। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, दैट इज dc ओवर dt, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d, दैट इज d कैपिटल D ओवर dt। प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव साइन आया है और अपीयरेंस काम में लिया गया है। इधर ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स है, इसलिए नेगेटिव साइन काम में लिया गया है। अच्छा, एक क्या चीज नोटिस की हमने यहाँ पे? स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल आया क्या यहाँ पे? तो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डू नॉट यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना? तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे चाहे तो, rate of appearance and rate of disappearance do not use coefficient।
ठीक है बेटा, है ना। अब देख लेते हैं आगे, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं, जिसपे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। देखते हैं। तो बेटा हल्का सा स्टोइकियोमेट्री का मूल कॉन्सेप्ट का आइडिया है हमको, बिल्कुल बेसिक सा आइडिया नहीं है तो ध्यान दें। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बी के लिए कितना है 2, सी के लिए कितना है 3 और डी के लिए कितना है 4। इस रिएक्शन को हम इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ ए completely gets consumed with 2 mole of B, then 3 moles of C and 4 moles of D are produced। ठीक है इतनी बात। अब देखो क्या यहां पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ध्यान से देखना, बहुत टेक्निकल छोटा सा आसान सा पार्ट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो उस उतने ही टाइम में बी के 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं? जब ए का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो बी के 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए? बोलो भाई। अरे कोई आपके साथ में, आप 2 लोग बैठे हुए, आप 10 मिनट में 1 चपाती खा रहे हैं, वो 10 मिनट में 2 चपाती खा रहा है, यही हो रहा है कुछ यहाँ पे। वो 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 2 चपाती खा रहा है 10 मिनट में, उसकी कंजम्पशन की रेट आपके कंपैरिजन में ट्वाइस है। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। इसको दे दिया हमने नंबर 1। अब हम ए और सी में कंपेयर करें तो ए का जितनी देर में 1 मोल कंज्यूम हो रहा है उतनी देर में सी के 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के अपीयर होने की रेट जो है, सॉरी सी के अपीयर होने की जो रेट है वो ए के कंपैरिजन में क्या है, थ्राइस है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। बोलो भाई, इसको दिया हमने नंबर 2। और अगर कंपेयर करें ए और डी में, बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और यहां से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। इसको दिया हमने नंबर 3। बताओ तीनों जो हैं वो क्या बता रहे हैं, 1, 2 और 3 तीनों क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या तीनों को इक्वल किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय 4। बोलो क्या जादू दिखा यहां से यहां तक में। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहां आ गए, डिवाइड में। और सबसे खास बात क्या है, यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे किसी से भी आप कैलकुलेट कर लें, इन टर्म्स ऑफ ए निकालें, इन टर्म्स ऑफ बी निकालें, इन टर्म्स ऑफ सी निकालें या डी निकालें, क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई क्या बात। तो जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकलेगी। और अगर नहीं है तो आपको पता है, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, उस केस में वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। पक्की बात है क्या। अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी ओवर 2 डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी सी ओवर 3 डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी कैपिटल डी ओवर 4 डी टी। ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और एक और बात पता लगी यहां से, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है।
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज में आ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में नहीं आता। वहां सिंपली क्या आता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लेंगे फटाफट से। अच्छा बेटा, ये डाउट तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले, उनको डाउट आ रहा है कि यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लगा। ये तो नाम ऑलरेडी इट इंक्लूड्स नेगेटिव साइन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए सिर्फ लिखा है, अपन ने नाम लिखा है, इट इज, हम ये कह सकते हैं वर्बली हमने ये लिखा है, बट एक्चुअल में इट इज व्हाट, माइनस डी ए बाय डी टी। एक्चुअल में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज व्हाट, माइनस डी बी बाय डी टी। तो यहां नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप नाम लिख रहे हैं या वर्बली लिख रहे हैं वहां नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ छोटा सा, उसके बाद अपन लोग वाइंड अप करेंगे। ये बताओ, स्टोइक्योमेट्री का जितना भी अपने को आइडिया है उस हिसाब से अगर हम आंसर करें तो स्टोइक्योमेट्री कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, बोलो, in terms of volume for the gaseous reactions, in terms of number of atoms or molecules, but can it be used in terms of mass? बोलो। हम ये कह सकते हैं कि इसका एक एटम इसके दो एटम से कंबाइन कर रहा है। बोलो, कहीं भी डाउट है तो बोलना बेटा। क्या ये कहा जा सकता है? किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो अपना हैंड रेस करेंगे, अदरवाइज चलने देंगे बात। इसका एक एटम इसके दो एटम से कंबाइन कर रहा है, कर रहा है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, अगर गैसियस रिएक्शन है कंप्लीटली तो हम कह सकते हैं इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर से कंबाइन कर रहा है। क्या इसका 1 ग्राम इसके 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब इस स्टोइकियोमेट्री मास की टर्म्स में एप्लीकेबल नहीं है, और ये जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया है वो किसके टर्म्स में डेवलप किया है? स्टोइकियोमेट्री की टर्म्स में। बोलो, तो क्या ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास काम में लिया जा सकता है? अगर मान लो आपको इसके लिए दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, तो क्या इसके लिए ग्राम में निकाल सकते हैं डायरेक्टली यूज में लेके? या इसके लिए ग्राम में दिया हुआ है और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या इसके लिए भी ग्राम में आ जाएगा क्या? ये फॉर्मूला केवल कब काम में आएगा? जब आपको यूनिट किस में दे रखी है? मोल्स की टर्म्स में दे रखी है। समझ में आ रही है बात? अगर मास की टर्म्स में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की यूनिट है या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। तब क्या करना है वो भी अपन सीखेंगे, लेकिन बाद में, है ना। तो इसमें साथ में लिख लेंगे नीचे, दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड, this formula can only be used directly when units of ROR, comma ROD, comma ROA are in mole per liter per unit time, mole per liter per unit time, or mole per unit time, mole per liter per unit time और मोल पर यूनिट टाइम। क्लियर सबको?
कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? ठीक है, स्पीड यही रखें बेटा अपनी, या धीरे या तेज? बोलो भाई, कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा ना बेटा, अपन लोग को पढ़ना है लंबे टाइम तक। ठीक है, ठीक है बेटा।